Hello friends. In this today's presentation lecture, I will talk about the concept of bioassay and the principles of bioassay and the types of bioassay that is given in the syllabus of B Pharmacy 5th semester pharmacology. So starting with the defining the bioassay. What is bioassay? So bioassay को हम जानते हैं कि बेसिकली इसमें क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं हम या किसी अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की या स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। और ये जो कंपैरिजन होता है इन द जो इफेक्ट होगा ड्रग का, वो हम किस पे देखते हैं, बाय यूजिंग द लिविंग टिश्यू। सो आपके जो एग्जामिनेशन में आपको लिखना होगा, बायोअस्से इज द डिटर्मिनेशन और एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन और पोटेंसी of a substance by its on living animal or living cells or tissues by comparing its biological activity with that of a reference standard। आपको देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप यही लाइन ही अपने आंसर शीट में आप इसको मेंशन करें। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इतना है कि आप एक लिविंग टिश्यू की हेल्प से और स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टेब्लिश स्टैंडर्ड की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। बायोअस्से को क्वांटिटेटिव एस्से और क्वालिटेटिव बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम किसी अननोन का क्वांटिटेटिव मीन्स उसका हम एक किस डोज पे क्या इफेक्ट है इसको भी फाइंड आउट करते हैं, और बेसिकली उससे हम उसका एप्लीकेशन भी बताते हैं। तो इट मीन्स ये क्वालिटेटिव भी हो गया और क्वांटिटेटिव भी हो गया। तो आपको ये भी लिखना होगा, बायोअस्से जो होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स को बताता है। अब बायोअस्से में एक टर्म होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर कोई एक अलग सा ऐसा नहीं, बेसिकली जो आप लिविंग टिश्यू यूज कर रहे हैं या एनिमल यूज कर रहे हैं उसी को बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, आइसोलेटेड टिश्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, इम्यून सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बायोअस्से में बेसिकली वो जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, लाइक सेल यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं एनिमल इंटैक्ट, तो उसको हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोअस्से की अगर बात करें तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बायोअस्से में अगर आप कंपेयर ही कर रहे हैं क्या कि टेस्ट सब्सटेंस का जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उससे विद इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग टिश्यू, और क्या निकाल रहे हैं, उसका अननोन का इफेक्ट या टेस्ट का इफेक्ट। तो अभी आपको ये लाइन पूरी क्लियर होगी। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोअस्से इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस with the international standard preparation of the same and to find out how much test substance is required to produce the same biological effect। जितना स्टैंडर्ड इफेक्ट दे रहा है जिस डोज पे, उस टेस्ट को हम चेंज कर करके उतना ही रिस्पॉन्स टेस्ट किस डोज पे देगा ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है किसका, बायोअस्से का। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बायोअस्से की। तो टाइप्स दो होते हैं, क्वांटल बायोअस्से एंड ग्रेडेड बायोअस्से। क्वांटल बायोअस्से क्या होता है, ग्रेडेड बायोअस्से क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। सो क्वांटल बायोअस्से है कि आप, क्वांटल मीन्स जो रिस्पॉन्स होगा ये ऑल या नन के फॉर्म में होगा। ऑल या नन का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम कोई ड्रग का मीन्स एप्लीकेशन देखते हैं तो वहाँ पे कई बार हम ये एक्चुअली ड्रग के एप्लीकेशन पे फोकस्ड है। तो ड्रग का एप्लीकेशन मतलब जो यूज करते हैं ड्रग को, तो किसी ड्रग का या तो हम ये देखते हैं कि इसका इस डोज पे इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन हम कई ड्रग का एप्लीकेशन इस बात पे लेते हैं कि इस ड्रग को लेने पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे तब हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा ऑल या नन इफेक्ट है क्वांटल बायोअस्से। इसमें या तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा या नो रिस्पॉन्स होगा। अब इस बायोअस्से को हम समझेंगे कैसे, इसमें कोई इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं जो आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं। इस बायोअस्से को हम एंड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो एंड पॉइंट मेथड आप किसको बोल सकते हैं, क्वांटल बायोअस्से को। अब देखिए एग्जाम्पल्स से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लाइक डिजिटेलिस देते हैं, तो डिजिटेलिस देने पे हम
जो कार्डियक अरेस्ट का जब डिस्टेलिस गिनी पिग पे टेस्ट करते हैं, तो डिस्टेलिस देने का पर्पज हमारा है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मीन्स कार्डियक अरेस्ट होने के बाद जो एनिमल होगा वो डेड हो जाएगा। तो अब डिस्टेलिस देने के बाद कहीं पे हमारा पर्पज ये नहीं होने वाला है कि उसकी हार्ट रेट स्लो हो गई, क्योंकि हम काम ही इसी पे कर रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट होना चाहिए। तो या तो डिस्टेलिस का किसी डोज पे कार्डियक अरेस्ट होगा या तो कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक इस टाइप का इफेक्ट है। हमको ये मतलब नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट थोड़ा हुआ ज़्यादा हुआ, ये कोई मतलब ही नहीं। जैसे डी ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें हेड ड्रॉप मेथड में, तो मतलब उसका जो हेड है वो अपने आप से ऊपर कर सकता है, अगर अपने आप से वो हेड को अप ना कर पाए, राइट, तब तक हम ट्यूबरकुलोसिस इस एक्सपेरिमेंट में देते हैं। तो अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि डी ट्यूबरकुलोसिस देने के बाद वो अपना हेड को थोड़ा सा ऊपर कर लेता है, नहीं, वो पूरा उस डोज को हम इसमें कंसिडर करते हैं जो डोज में रैबिट अपने पूरे हेड को अप नहीं कर पाता, मतलब उसका पूरा हेड क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। बाकी बायोस से के जैसे ट्यूबरकुलोसिस और डिस्टेलिस और इंसुलिन का जो डिटेल है वो नेक्स्ट इसी तरह की स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन में आपको हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन प्रोड्यूस करते हैं माइस में विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो या तो कन्वर्जन होगा या तो नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा कि कन्वर्जन कम हुआ या ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं और यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, लाइक एंटीमेटिक ड्रग। आप जब एंटीमेटिक ड्रग देते हैं तो आप ये देखते हैं कि इमेसिस को इसने रोका, आप ये नहीं देखते हैं कि इमेसिस को इसने कम किया। तो या तो इसमें ऑल इफेक्ट होगा या तो नन इफेक्ट होगा। सेम इस तरह का एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं। ग्रेडेड बायोसिम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या था, क्वांटल में ऑल या नन था, नो रिस्पॉन्स था या मैक्सिमम रिस्पॉन्स था। इसको हम इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स में नहीं था। जबकि ग्रेडेड में आपका प्रॉपर, जैसे स्मॉल डोज पे रिस्पॉन्स थोड़ा होगा, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली रिस्पॉन्स को बढ़ाते जाएंगे, डोज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ता जाएगा। उसी चीज को आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स मीन्स द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू डोज, मीन्स डोज जैसे बढ़ाएंगे रिस्पॉन्स बढ़ेगा। द रिस्पॉन्स में लाई बिटवीन नो रिस्पॉन्स एंड द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसके बीच में लाई करेगा, या तो रिस्पॉन्स नहीं है या तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स, मतलब या तो रिस्पॉन्स नहीं और मैक्सिमम रिस्पॉन्स के बीच में पूरे रिस्पॉन्स होंगे। अरे जैसा कि नॉर्मल हम डीआरसी में लैब में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं इक्विपोटेंसी सबसे पहले हमने चेक की, फिर उसका सीलिंग इफेक्ट देखा किस डोज पे नहीं आ रहा, ये उस डीआरसी को बोल रहा है ग्रेडेड बायस से, राइट। उसमें भी आपने देखा होगा डोज के साथ रिस्पॉन्स बढ़ता है टिल द सीलिंग इफेक्ट। So these responses are based on the observation that there is proportionate increase in the observed response with the subsequent increase in the concentration or dose. तो अब ग्रेडेड बायस से में आपको पता है कि टाइप्स ऑफ ग्रेडेड बायस से में मैचिंग बायस से, ब्रैकेटिंग बायस से, इंटरपोलेशन बायस से, मल्टीपल पॉइंट बायस से, जिसमें आपका 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट बायस से आता है। तो आई होप कि आपको बायस से का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसिम। एप्लीकेशन ऑफ बायोसिम देखिए, अब जब बायोसिम ने किया तो स्टैंडर्ड का आपको सब कुछ पता था। आप टेस्ट की डोज को तब तक मॉड्यूलेट किए जब तक कि आपको स्टैंडर्ड की इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स ना मिल जाए, जैसा कि इसका बायोसिम का प्रिंसिपल है। तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसिम टू स्टैंडर्डाइज ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। अब नेचुरल ऑरिजिन में जो ड्रग आ रही है, जो भी हम प्लांट से यूज कर रहे हैं, अब उसको ये तो नहीं पता कि उसका किस डोज पे क्या इफेक्ट है, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ बायोसिम। बहुत ही आसान है। दूसरा हम देखते हैं कि टू स्टैंडर्डाइज दोज ड्रग फ्रॉम विच नो एडिक्वेट केमिकल एसे हैव बीन डिवाइज्ड इवन दो द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका केमिकल ऐसे तो प्रॉपर नहीं है टिल नाउ, लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है या जो उसकी मॉइटी है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो उन ड्रग्स को भी हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, लाइक इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब ड्रग्स जो कि मिक्सचर फॉर्म में है, जैसे मिक्सचर फॉर्म में इन द सेंस कि जैसे आपका डिजिटलिस है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है, राइट। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है या डिजिटलिस जो ड्रग होती है वो भी मिक्सचर फॉर्म में होगी। तो
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट में आपका राइट जो आपका एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है, तो इसको बेसिकली आप किस तरीके से देखते हैं कि जो हमारा मतलब पूरा एक्सट्रैक्ट है उसको स्टैंडर्डाइज करके उसके डिफरेंट जो मिक्सचर है उनका अलग अलग हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। पहले हम तो उसको लेबोरेटरी में क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने की अलग प्रोसेस होगी, और देन आफ्टर उसको हम इफेक्ट अलग अलग देख के उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उसी को कहा गया है कि ड्रग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और आल्सो कैन बी स्टैंडर्डाइज। एग्जांपल में आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट या तो डिजिटालिस। इसी तरीके से इफ द केमिकल एसे इज नॉट अ वैलिड इंडिकेशन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू द बायो एसे। ये भी बहुत अच्छा है, जय लाइक जिसमें एक्टिव और डिफ्रेंसिएशन करना मुश्किल है, एक्टिव और इनएक्टिव एनसीओमर में केमिकल एसे वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायो एसे की हेल्प से कर सकते हैं। टू स्टैंडर्डाइज व्हेन द ड्रग हैव सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर existing together like glycosides in digitalis preparation। तो जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सेम हो लेकिन डिफरेंट उसका केमिकल स्ट्रक्चर हो, जो कि अलग लाइक केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो आइसोमर्स के फॉर्म में हो, तो उसमें भी हम बाय द हेल्प ऑफ बायो से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। किसी ड्रग का जैसे हम कि ऑल या नन इफेक्ट देखते हैं, तो वहां से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ED50 एंड LD इफेक्टिव डोज एंड लीथल डोज को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपका जो एग्जामिनेशन में आने वाला है बच्चों, वो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट एग्जाम में लिखना है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोस से, और ओवरऑल आपसे एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, डिफाइन बायोस से प्रिंसिपल एंड देयर टाइप्स। तो आपको जितना कंटेंट ये मैं दे रहा हूँ उतना कंटेंट आपको प्रॉपर मेंशन करना ही है। और दिस इज वन रिक्वेस्ट कि देखिए कई लोग देखते हैं, मैंने देखा जो एनालिसिस, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो चैनल का कंटेंट तो देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट भी जरूर होगा, लेकिन वो नॉन सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा चैनल विजिट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जो लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एटलीस्ट जो चैनल देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको कंटेंट जो है मेहनत करके दिया जाता है, तो आप इसका एक जो पार्ट है जो मुझे मिलना चाहिए वो प्लीज़ आप इसको जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।